जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारी वालों के लिए। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे सिलेक्टेड या कह सकते हैं कि ऐसे वीवीआई प्रश्न बताने वाले हैं जो इस बार के आपके एग्जाम में आएगा। हूबहू यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान का आत्मा किसे कहा गया? बीएससी खुद कहता है कि मैं आपकी एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न पूछूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारतीय संविधान में संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना में हम लोग संविधान के आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। और ज्यादातर आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो ज्यादातर आपके बीएससी में अनुच्छेद से पूछा जाता है। कहां से पूछा जाता है? अनुच्छेद, आर्टिकल, ये सबसे ज्यादातर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में संविधान का आत्मा, ये तो प्रस्तावना का हो गया ना। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, ये ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एवं इस बार का यह सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि इस बार के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को आपका संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। धारा 370 किससे संबंधित है? या अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर से कौन सा धारा संबंधित है? तो धारा 370 या अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था। ठीक है, इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर से एक और हम आपको क्लियर कर देते हैं। भारतीय संविधान में संविधान का आत्मा हम लोग प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन अनुच्छेद पूछ देगा तो अनुच्छेद 32 को हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। जैसे पूछ देगा कि संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को। वैसे पूछेगा तो प्रस्तावना को। ठीक है। और अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर देख लीजिए। भारत में टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? इस संविधान से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत में टोटल 22 भाषा में बात कर सकते हैं। ठीक है, यही अभी भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत ये जो 22 भाषा आपका बताया गया है, ये आपका 8वीं अनुसूची के तहत आता है। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेंगे संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद है। संविधान में टोटल आपका 395 अनुच्छेद है। अब प्लस में जो आपका संशोधन संविधान में किया गया है, प्लस में वो आपका तो पूछेगा कि संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है। आपको यही सही करना है। ठीक है ना। चलिए, आपका 2 नंबर प्रश्न है जो कि इस बार के बीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मैं आपको पहले ही बोल दिया था कि ज्यादातर आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका अनुच्छेद से पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एकदम वीवीआई एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एकदम ऐसे ही कह सकते हैं कि ऐसे ही एक प्रश्न आपकी इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा आयोग जो है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित किया गया था? मतलब कौन सा ऐसा आयोग है, ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है। ऐसा कौन सा आयोग है जो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत बनाया गया था? तो वित्त आयोग आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। वित्त आयोग आपका आता है 360 अनुच्छेद के तहत। वित्त आयोग किसके अंतर्गत आता है? 360 अनुच्छेद के तहत आता है। यहाँ पर आपका पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो आपका अनुच्छेद 340 के अंतर्गत तैयार किया गया था। अनुच्छेद 340 के तहत आपका क्या तैयार किया गया था? आपका पिछड़ा वर्ग तैयार किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, ये वाला प्रश्न मैं आपको कई बार करवा चुका हूं। ये वाला प्रश्न आपके लिए रिपीटेड है, एवं कह सकते हैं ये वाला प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एवं यूजफुल प्रश्न है जो कि इस बार के एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था? तो पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, एवं आपको भी पता होगा क्योंकि ये वाला प्रश्न मैं आपको कई बार रिपीटेड करवा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो भारत में पहली जनगणना हुआ था वो आपका हुआ था 1872 ईस्वी में। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासन काल में आपका भारत का पहला जनगणना हुआ था। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। चलिए,
अगला प्रश्न कि राज्यसभा को भंग करने के लिए मतलब प्रावधान किस अनुच्छेद में, मतलब राज्यसभा को भंग न किया जाना मतलब किस अनुच्छेद के तहत आता है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका सवाल पूछ रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। ये आपका जैसे में पहले तो आप क्लियर कीजिए कि जो राज्यसभा होता है उसके सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। आपका संसद के दो सदन होते हैं, भारतीय संसद के जो होते हैं दो सदन होता है, एक आपका लोकसभा होता है और दूसरा आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है। दूसरा आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और जो राज्यसभा के सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, याद रखिएगा, उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा को भंग न किया जाना किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा को भंग न किया जाना है। यह अनुच्छेद में आपका दिया है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जाए, अनुच्छेद 83 के तहत। ठीक है, चलिए आपका 5 नंबर प्रश्न जो कि आपके लिए काफी एवं इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि इस बार के एग्जाम में आ सकता है। पहले आपको क्लियर कर दें, इस वीडियो में पहले आपको जीके के 40 प्रश्न को क्लियर करेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट 1 है, और इसमें उसके बाद 30 हिंदी के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, उसके बाद मैथ के 30 प्रश्न को क्लियर करेंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चन का आपका बीएसएससी का एग्जाम होता है। ठीक है, ये बात को पहले क्लियर कर लीजिए कि जो बीएसएससी का एग्जाम होता है टोटल 100 क्वेश्चन का आपका बीएसएससी का एग्जाम होता है। ठीक है, जिसमें 40 जीके का, 30 हिंदी का, 30 मैथ का। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जो जीके का हम अभी प्रश्न करवा रहे हैं उसमें से आप लोग कम से कम 15-20 कोशिश सही कीजिए, मतलब 15-20 सही करने का कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए आपका 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री था, मतलब भारत का सबसे पहला शिक्षा मंत्री कौन थे। ये याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि इस बार के बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जो है जो भारत का पहला पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री था, तो याद रखिएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आपके भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, और भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो अपना मतलब कब से शिक्षा मंत्री बने थे, तो 1947 ईस्वी में सबसे पहले यह शिक्षा मंत्री बने थे, और अपने पद पर 1958 ईस्वी तक रहे थे। इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कब बना था, तो 1947 ईस्वी में। कब तक रहा था, तो 1958 ईस्वी तक। ठीक है, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को एक बार क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बीएसएससी संबंधित क्लासेज मिलेगा, और ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए डेली लाएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। अपना बड़ा भाई मान के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हम आपके पीछे रहेंगे आपका बड़ा भाई बनकर। ठीक है, जो कि आपके हरदम क्या बोलते हैं, हरदम जो भी आप एग्जाम जो भी फॉर्म भरेंगे वो सब का क्लास हम आपको इसी चैनल पर करवाएंगे। इसलिए चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बड़ा भाई मान के। मान लीजिए यह चैनल आज से आपका बड़ा भाई है, जो हरदम आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके पीछे खड़ा रहेगा। ठीक है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हाँ, और एक बात और, आप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको वो तब पता चलेगा। ठीक है, जो भी पीडीएफ डाला जाता है आपका व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाता है। आपको स्क्रीन पर नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर उस पर आपको क्या बीएससी लिखकर मैसेज करना है, बीएससी लिखकर मैसेज करना है। इधर से आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है बीएससी, इधर से आपके पास व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, ये एक ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो सबसे पहले मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में, कभी कभी पूछ देता है कि जो मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ है वह किस भाषा में है, तो वो आपका संस्कृत भाषा में है। वो आपका किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, आप उसे याद रखिएगा। ठीक है,
और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं किसने लिखा था। तो वो आपका विशाखा दत्त ने लिखा था। किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था। और वह किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। पहले अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट दो ही प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो मतलब जो देश का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था वो सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब लगाया था? तो 1968 ईस्वी में। ये सब याद कीजिएगा, ये सब आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कब किया था? तो 1968 ईस्वी में। ये भी कर लीजिए कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कितना रुपया लगाया था? तो 20 रुपया सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। मतलब देश में एक व्यक्ति का आय लगभग 20 रुपया लगाया गया था 1968 में, और जो कि दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अब आपका 1 लाख लगाया जाता है अनुमान। अब सभी प्रति व्यक्ति का आय कितना, 1 साल का कितना लगाया जाता है? 1 लाख लगाया जाता है। ये सभी को पता है, क्योंकि देखिए जब आय प्रमाण पत्र आप बनाने जाते होंगे तो उस पर 1 लाख से कम आपका नहीं लेगा। मतलब भारत सरकार मतलब 1 लाख सभी व्यक्तियों का निश्चित कर दिया है। कमाओ चाहे नहीं कमाओ, उतना आपका 1 लाख फिक्स है कि यहाँ का भारत का जो आदमी है उसका 1 लाख प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। तो वो आपका अपना समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका 8 नंबर प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? आप लोग जवाब दीजिएगा। तो विटामिन सी है जो जल में घुलनशील है। जो विटामिन डी है इससे सूर्य या सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। कभी कभी पूछ देता है कि सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी आपका सूरज के रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूरज के रोशनी से आपका विटामिन डी प्राप्त होता है। और कभी कभी इसको सनशाइन भी दे देता है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं, ठीक है। क्लियर कीजिएगा। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है एवं सिलेक्टेड प्रश्न है। इस बार के एग्जाम में यह प्रश्न आने का संभावना है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो आधा से ज्यादा प्रश्न इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा बांध जो आपका हो जाएगा वो आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। कौन सा बांध हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। और हीराकुंड जो आपका है वो आपका महानदी पर है। ये पूछ देता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। ये आपका महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर आपका हीराकुंड बांध है। और वो भी वो कहाँ में है? ओडिशा में है। ये कहाँ में है? ओडिशा में है। आप इसे याद रखिएगा, महानदी ओडिशा में है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए टिहरी आपका उत्तराखंड में, टिहरी बांध आपका कहाँ में है? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, आपको हम कई बार बता चुके हैं। तो जो ऑपरेशन फ्लड है उसका संबंध आपका दूध उत्पादन से। किससे संबंध है? दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। इसमें दूध की बढ़ोतरी के लिए ऑपरेशन फ्लड किया गया था, जिसमें दूध का उत्पादन भारी मात्रा में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड तो पूछता ही है, कभी कभी श्वेत क्रांति भी पूछ देता है। कभी कभी क्या पूछ देता है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे? व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे? तो दूध उत्पादन से ही है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। या श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से है। और ये मत्स्य पालन आपका पूछता है कि नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से। क्लियर कीजिएगा। चलिए हाँ आपका 11 नंबर सवाल है जो कि इस बार के एग्जाम में आ सकता है एवं सिलेक्टेड प्रश्न एकदम कह सकते हैं, वीवीआई प्रश्न है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का संघीय विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का संघीय विशेषता नहीं है? तो आप इसे याद रखिएगा, एकल नागरिकता जो है वह भारतीय संविधान का संघीय विशेषता नहीं है। एकल नागरिकता मतलब कोई एक व्यक्ति को नागरिकता मिल जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी भारत में रहेगा लोग सभी को नागरिकता मिल जाएगा। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी आप कास्ट से आते हैं, आप सभी को नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। चलिए
12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है। ये वाला प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए रिपीटेड प्रश्न है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। जिनको जिनको पता है इसका जवाब, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, और जिनको नहीं पता है मेरा जवाब सुन लीजिए, ठीक है। भारत को जो पहला उपग्रह है उसका नाम आपका आर्यभट्ट है। उसका नाम आपका क्या है? आर्यभट्ट है। भारत का जो पहला उपग्रह है उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट है। उसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को। उसको अंतरिक्ष में कब लॉन्च किया गया था? मतलब उपग्रह का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट। अंतरिक्ष में सबसे पहले सैटेलाइट कब भेजा गया था? तो 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत का यह पहला कृत्रिम उपग्रह था, ठीक है, जिसका नाम आर्यभट्ट था। और यह आर्यभट्ट वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट वही एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिन्होंने जीरो का शून्य का खोज किया था, ठीक है। चलिए, ये वाला सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य राजधानी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है कि राज्य राजधानी, जैसे में एक बार आपका गुजरात का पूछा था, पिछली बार गुजरात या आंध्र प्रदेश, ऐसे ही कुछ एक राज्य का पूछा था राजधानी, ठीक है। ये वाला सवाल आपका है कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिक्किम जो है वह भारत का राज्य कब बना, तो वह बना 1975 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा। सिक्किम भारत का राजधानी कब बना? 1975 ईस्वी में। और किस संशोधन के तहत बना? तो ये 36वां आपका संविधान में संशोधन किया गया था, उसके तहत आपका सिक्किम भारत का राज्य बना 1975 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और यह कौन सा राज्य बना था? 23वां राज्य बना था। भारत का 23वां राज्य बना था सिक्किम में 1975 ईस्वी में, 36वां संशोधन के तहत, ठीक है। चलिए, ये वाला सवाल आपको कई बार बता चुके हैं, ये एकदम प्रश्न रिपीटेड है आपके एग्जाम के लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो सबसे पहले राष्ट्रीयकरण से पहले इसका स्थापना की बात कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहले आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? ये सवाल बन सकता है। आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और इसका स्थापना जो आपका हुआ था, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। अब इसका हम लोग राष्ट्रीयकरण की बात कर लेते हैं, जो कि आपका सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण आपका हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए, आपका 15 नंबर आपका सवाल है, निम्न में से कौन सा दर्रा भारत चीन को जोड़ता है? काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा दर्रा है जो भारत चीन को जोड़ता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा एक बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है, ठीक है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो ये तो आपका भारत चीन को जोड़ता है, ये तो आपका हो गया। और कभी कभी आपका पूछ देता है कि भारत पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है। भारत पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है? भारत पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है? तो याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा आपका भारत पाकिस्तान को अलग करता है। रेड क्लिफ रेखा आपका भारत पाकिस्तान को क्या करता है? अलग करता है। रेड क्लिफ रेखा आपका भारत पाकिस्तान को क्या करता है? अलग करता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, 16 नंबर आपका सवाल है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। काफी इंपॉर्टेंट है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? वहां पर एशियाई शेर रखा जाता है। और कभी कभी पूछ देता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है। एकदम वीवीआई सवाल है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है, ठीक है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में है। आप इसे याद रखिएगा। इस कहाँ में है? ये आपका गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में है? गुजरात में है, याद रखिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इंपॉर्टेंट सवाल इससे बता देते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। ये वाला सवाल आपकी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका कहाँ में है? उत्तराखंड में है। 1 मिनट, उत्तराखंड में है। कलर को कर लेते हैं चेंज। यह आपका कहाँ में है? उत्तराखंड में है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए,
आपका 17 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध कितना प्रकार का होता है? उपबंध कितना प्रकार का होता है? तो आप याद रखिएगा, उपबंध आपका टोटल 3 प्रकार का होता है। उपबंध आपका कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, मतलब आपातकाल कित मतलब कहाँ-कहाँ लगाया जा सकता है? पहला आपका हो गया, पहला तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं अ राज्यीय आपातकाल। राज्यीय आपातकाल एक तो आपका पहला हो गया, दूसरा आपका हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। क्या हो गया? राष्ट्रीय आपातकाल। और तीसरा आपका हो गया वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार का आपका आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है? जब भारत में कुछ होगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन भारत में मान लीजिए कि किसी दूसरे देश ने हमला किया, तो भारत में 3 प्रकार से आपातकाल, आपातकाल का मतलब पूरा देश आपका बंद हो जाएगा, ठीक है ना? ना आपको कहीं जाना है, कैसे लॉकडाउन की तरह, वैसे उससे ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है? तो 3 तरह से आपातकाल आपका लगा सकता है। एक तो पहले सभी राज्य में आपातकाल लगेगा, फिर आपका पूरा देश में लगेगा, फिर आपका वित्तीय, जो भी वित्तीय, जैसे में दिल्ली ये सब है, मुंबई वित्तीय राजधानी है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। तो जो भी वित्तीय है वहाँ पर आपातकाल आपका लगाया जाएगा, ठीक है? और ये सब आपका 352 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए। आपका 18 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये वाला प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग या योजना आयोग कह दे, नीति आयोग कह दे या योजना आयोग कह दे, दोनों एक ही है। पहले योजना आयोग इसका नाम था और फिर चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है? तो यही बात है, नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर पूछेगा कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2015 ईस्वी में नीति आयोग का स्थापना हुआ था। कभी कभी पूछ देगा कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1950 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग का स्थापना आपका कब हुआ था? 1950 ईस्वी में आपका योजना आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है? चलिए। आपका 19 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर भी पीडीएफ आपका डाला जाता है, ठीक है? तो चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था? इसमें से ऐसा कौन-सा काम है जो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था? तो आर्थिक विकास करना था, आत्मनिर्भरता मतलब सभी व्यक्तियों को अपना आत्मनिर्भर बनाना था, क्षेत्रीय क्षेत्रीय संतुलन ये भी सही था, निजीकरण करना नहीं था। जो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो निजीकरण करना नहीं था। और यहाँ पर सवाल बनता है कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ था। जो पंचवर्षीय योजना होता है वो 5 सालों के लिए होता है, तो 1951 से 1956 भारत का पहला पंचवर्षीय योजना था, ठीक है? चलिए। 20 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब क्या हो गया? उच्च न्यायालय का मतलब आपका हो गया हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय का मतलब क्या हो गया? हाई कोर्ट। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट। क्या हो जाएगा? कोलकाता हाई कोर्ट। अगर इसका स्थापना की बात करेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ था, ये कितना पुराना है, तो ये भी देख लीजिए। इसका स्थापना हुआ था 2 जुलाई 1862 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट कौन सा था? कोलकाता हाई कोर्ट था। इसका स्थापना 2 जुलाई 1862 ईस्वी में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट एवं वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना? चलिए। 21 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना किस वर्ष हुआ था? मतलब एसबीआई बैंक, मतलब स्टेट बैंक का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं? एसबीआई बोल सकते हैं। तो एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको हम ऊपर आरबीआई का स्थापना बता दें कि 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूछ रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किस कब हुआ था, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, 1955 ईस्वी में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, ठीक है? चलिए। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता होना चाहिए। आपको पहले ही बता दिए थे कि बीएसएससी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, 2 अध्यक्ष आपको, मतलब आप हमारा रोजाना वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि संविधान सभा के 2 अध्यक्ष थे। कितने अध्यक्ष थे? 2 अध्यक्ष थे, जिसमें एक आपका
अस्थायी अध्यक्ष और एक आपका अस्थायी अध्यक्ष था। तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, याद रखिएगा। और कब ये बने थे? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का बैठक हुआ था। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक भी इसको कह सकते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें 2 अध्यक्ष बनाया गया था। एक आपका अस्थायी अध्यक्ष जो कि आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष जो कि आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, दोनों क्लियर कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपका 23 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पर्व है जो जैन धर्म से संबंधित है? ऐसा कौन सा पर्व है जो आपका जैन धर्म से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए कमेंट में। क्या होगा? कौन सा ऐसा धर्म है जो जैन धर्म से संबंधित है? तो वो आपका बुद्ध पूर्णिमा हो जाएगा, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, मतलब भगवान बुद्ध से भी हम लोग कह सकते हैं। भगवान बुद्ध से भी कभी कभी एक सिलेक्टेड प्रश्न पूछ देता है। जैसे में मान लीजिए कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 कब हुआ था? पहले ये देख लेते हैं। 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और कहाँ में हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ में है? नेपाल में है। इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि लुम्बिनी कहाँ है। ये पिछली बार के क्लास में आपको बताए थे कि लुम्बिनी कहाँ है, ये पूछा भी गया था। ठीक है, तो लुम्बिनी आपका नेपाल में है। और भगवान बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था वो भी देख लीजिए। तो भगवान बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था। कहाँ में हुआ था? अब कुशीनगर कहाँ में है? तो वो आपका यूपी में है। यूपी अब कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश है। बात क्लियर है? चलिए आपका 24 नंबर आपका सवाल है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का पूछ दे या दुनिया का पूछ दे, वो आपका मानसीराम मेघालय ही हो जाता है। विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपका मानसीराम हो जाता है। आप कहेंगे कि मानसी पहले चेरापूंजी आता था, ठीक है ना, लेकिन मानसीराम फिर से आपका हो गया। तो मानसीराम आपका कहाँ है? तो कहाँ में है? तो ये आपका मेघालय में है। मानसीराम आपका कहाँ में है? मेघालय में है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हाँ, 25 नंबर आपका सवाल है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक आपको वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है। और देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये भी याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। ठीक है, चलिए हाँ, 26 नंबर आपका सवाल है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन करता है देश पर। ठीक है, चलिए हाँ, 27 नंबर आपका सवाल है, भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुआ था? तो एक तो आपका नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये सबसे पहली बार पूछा है कि पहली बार नोटबंदी कब हुआ था। तो पहली बार आपका नोटबंदी 1946 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहली बार नोटबंदी 1946 ईस्वी में किया गया था। आप इसे याद रखिएगा। और कितना कितना का नोट इसमें बंद किया गया था? तो पहली बार तो 500 का नोट बंद किया गया था, फिर 1000 का, और उस समय 10,000 का भी नोट चलता था, तो 10,000 का नोट भी बंद किया गया था। ये भारत में पहली बार नोटबंदी हुआ था 1946 ईस्वी में। हालांकि ऑप्शन में आपका गलत टाइप हो गया, यहाँ पर 56 है ना, यहाँ पर 46 रहना चाहिए था। ठीक है, तो 1946 ईस्वी में भारत में पहली बार नोटबंदी हुआ था। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक है, मतलब ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक है। तो वो वैधानिक संस्था है। ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको आसान से देख लेंगे। वैधानिक संस्था है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेघदूत की रचना किसने किया? मेघदूत की रचना किसने की? काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होना चाहिए। ऊपरी एक आप ऊपर आपका एक क्या था? ऊपर आपका था मेघदूत, ये है ना, ऊपर आपका था क्या था? ऊपर वाला क्वेश्चन, एक रचना वाला ऊपर भी क्वेश्चन था जिसका विशाखा दत्त आंसर था। ठीक है, तो उस कौन सा था? हाँ,
मुद्रा राक्षस था ना। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त थे। ठीक है, तो वो वाला भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है कि मेघदूत का रचना किसने किया। ठीक है, तो मेघदूत का आपका आपका रचना कालिदास ने किया था। किसने किया था? कालिदास ने। अब इससे इम्पोर्टेंट सवाल क्या बन सकता है, यहाँ पर देख लीजिए। अब इससे रिलेटेड बनता है, जैसे में रामायण का लेखक कौन है, कभी कभी पूछ देता है कि रामायण का रचयिता किसने है या किसने लिखा। और कभी-कभी महाभारत वाला भी पूछ लेता है। तो ये दोनों आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है? और जीके में आप लोग कितना सही करते हैं ये वाला भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है? चलिए। आपका 30 नंबर सवाल है एवं सिलेक्टेड प्रश्न है। ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में जो न्यूनतम मतदान आयु कितना है, मतलब वोट देने का न्यूनतम आयु आपका कितना है? तो 18 वर्ष है। वोट देने का न्यूनतम आयु आपका कितना है? 18 वर्ष है। आप इसको याद रखिएगा। वोट देने का न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? पहले आपका 21 वर्ष था। पहले आपका कितना था? 21 वर्ष का जब होंगे तभी आप वोट देंगे, लेकिन इसको आपको हटा दिया गया था। 61वां संशोधन के तहत 61वां संविधान में 61वां संशोधन किया गया, जिसके तहत आपको हटा दिया गया कि 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। किस संशोधन के तहत? तो 61वां संशोधन के तहत। ये सवाल पूछ भी सकता है कि किस संशोधन के तहत 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने का उम्र। तो 61वां संशोधन के तहत, या 61वां संशोधन न पूछ के ये पूछ दे कि कब किया गया था, तो कब किया गया था? 1988 ईस्वी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। 1988 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मतदाता आयु कितना है? तो वो आपका 18 वर्ष हो जाएगा, लेकिन पहले 21 वर्ष था। फिर 21 वर्ष कब घटा दिया गया? 61वां संशोधन के तहत 1988 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज लौह अयस्क नहीं है? लौह अयस्क कौन सा इसमें खनिज नहीं है? तो जो लोहा का अयस्क होना चाहिए, तो लोहा का अयस्क आपका बॉक्साइट नहीं होता। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो यह आपका होता है एल्युमिनियम, जिसका संकेत Al होता है। ठीक है, जैसे में लोहा का अयस्क हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, ये सब लोहा का अयस्क है। ठीक है, लेकिन बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर नहीं पूछ रहा है ना, तो बॉक्साइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछ देगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए। हाँ, आपका अगला सवाल है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष समांतर कौन होता है? ठीक है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष समांतर कौन होता है? तो आप इसे भी देख लीजिएगा। वो आपका विपक्ष का सदस्य होता है। जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वो जो विपक्ष रहेगा वह उसका सदस्य होगा। ठीक है, चलिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो सभी को पता है। देखिए, सबसे पहले खारे पानी का भी हम लोग जान लेते हैं। तो खारे पानी का आपका चिल्का झील होता है, जो कि आपका ओडिशा में है। ये आपका कहाँ में है? ओडिशा में है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये आपका कहाँ में है? ओडिशा में है। चिल्का झील कहाँ में है? ओडिशा में है। और यह भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील है। और मीठे पानी की बात हो रहा है, तो मीठे पानी का आपका बुल्लर झील आ जाएगा, जो कि आपका कहाँ में है? ये आपका जम्मू कश्मीर में। दोनों याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बुल्लर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऐसे तो ज्यादा पूछेगा नहीं, मीठे पानी का ही झील पूछेगा, तो बुल्लर झील आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आप आपका 34 नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आवाज वाला म्यूट हो जा रहा है, ठीक है ना? आवाज वाला बंद हो जा रहा है, तो आपको थोड़ा आवाज कम पहुंचा होगा। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। आपका 35 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा ऐसा प्लेनेट यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जो ओपोजिट ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब घूमता है? ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो
अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी उल्टी दिशा में घूमता है, ठीक है। तो वो आपका शुक्र हो जाता है। कौन सा हो जाता है? शुक्र होता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सभी जो आठ आपका टोटल सौर मंडल में 8 ग्रह है, सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कीजिए, ठीक है। तो जो भी ग्रह है वो आपका पश्चिम से पूरब घूमता है। जैसे हमारा पृथ्वी है भी है तो वो पश्चिम से पूरब घूमता है, ठीक है। लेकिन जो शुक्र है वह पूरब से पश्चिम घूमता है, ठीक है। रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। सबसे लार्जेस्ट हाई लार्जेस्ट प्लेनेट आपका कौन सा है? तो वो आपका बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति आपका हो जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह तो कहते ही हैं, इसको साथ में गुलाबी ग्रह भी कहते हैं। जो इसका सतह है वहां पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसको आप लोग देखेंगे तो वह गुलाबी की तरह दिखता है, इसलिए उसको गुलाबी ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, आपका 36 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आईएनएस इसको शॉर्ट रूप में हम लोग बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस शहर में हुआ था? तो सबसे पहले हम पूरी बात की बात कर लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 1885 ईस्वी को उस दिन सोमवार था। उस दिन कौन सा दिन था? सोमवार था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को सोमवार को बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ था। बम्बई को ही अब लोग हम लोग क्या बोलते हैं? मुंबई बोलते हैं। बम्बई को ही अब हम लोग क्या बोलते हैं? मुंबई बोलते हैं। गोकुल दास संस्कृत कॉलेज, एक वहां पर कॉलेज था आपका बम्बई में, गोकुल दास नाम था, गोकुल दास संस्कृत कॉलेज था, ठीक है। उसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। ये तो आपको क्लियर हो गया। 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को कोलकाता मुंबई में गोकुल धाम संस्कृत कॉलेज था, सोमवार के दिन हुआ था। ये सब तो क्लियर हो गया। और किसने किया था ये वाला भी क्लियर कर लीजिए। तो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था उसका नाम था ए ओ हयूम नाम था। उसका नाम क्या था? ए ओ हयूम नाम था। आप उसे याद रखिएगा। और उसका अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो उसका अध्यक्ष बोमेश चंद्र यानी डाब्लू सी उसको बोल सकते हैं, बोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन को क्लियर किए, इतने में से कोई एक इंपॉर्टेंट सवाल इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, 37 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का आपका पहला गवर्नर जनरल जो था वो आपका था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास, वाराणसी आप जानते हैं वाराणसी को, वाराणसी के पास 172 सोने का सिक्का मिला था। जो वारेन हेस्टिंग था उसको वाराणसी के पास 172 सोने का सिक्का मिला था घड़ा में, ठीक है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था, जिसका मतलब वो कब बना था? तो 1773 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। और यहाँ पर हम लोग बात कर लें लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में। और इसको वापस ले भी लिया गया था, मतलब बंगाल विभाजन को रद्द भी कब कर दिया गया था? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और रद्द करने वाला व्यक्ति का नाम था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ये भी एक क्या बोलते हैं वायसराय ही था, ठीक है ना। चलिए, आपका 38 नंबर प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित है? ठीक है, नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये देख लीजिएगा। नील की खेती से संबंधित है, ठीक है। नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित है? तो ये आपका नील की खेती से संबंधित है। मतलब एक नाटक बनाया गया था जब 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया गया था, तो उस समय एक नाटक बनाया गया था नील दर्पण नाटक। उसमें नील की खेती के बारे में दिखाया गया था कि नील की खेती करने से कितना किसानों को नुकसान पहुंचता है, खेतों को कितना नुकसान पहुंचता है, ये सब दिखाया गया था, ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? ठीक है, भारत में जो पहला आपका रेडियो प्रसारण किया गया था वो कब किया गया था? याद रखिएगा, 1900
1923 ईस्वी में भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण किया गया था। और इसके ऊपर वाला सवाल को देख लीजिएगा, ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें और भी इम्पोर्टेंट था, जैसे में नील दर्पण जो नाटक था वो तो आपका नील की खेती पर दिखाया गया था। और मतलब वो आंदोलन भी एक इसके संबंधित में किया गया था, वो उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन भी बोल सकते हैं। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन था? तो वो आपका चंपारण सत्याग्रह था, जो कि आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। और जो महात्मा गांधी जी को बुला कर लाया था, जैसे में पश्चिमी चंपारण में हुआ था, ठीक है, मतलब बिहार में कह सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी को बिहार में कौन बुला कर लाया था ये चंपारण सत्याग्रह करने के लिए? उसका नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझिए। जैसे में पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह करने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने बुलाया था? तो वो आपका बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। ठीक है, कोयला खनन क्षेत्र आपका कहाँ में है? तो ये आपका झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, जूट उद्योग ये आपका भी काफी इंपॉर्टेंट है। चाय बगान तो आपका असम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका हो गया 1923 ईस्वी में भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण किया गया था। ठीक है, चलिए, ये वाला जो सवाल है आपके एग्जाम में, ये वाला सवाल हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है। जैसे में कभी कभी पर्वत से भी सवाल, ये तो स्तूप पूछ रहा है ना, कभी कभी पर्वत से भी संबंधित, पर जैसे में नंदा देवी पर्वत कहाँ है, जैसे में नंदा देवी पर्वत कहाँ है, ये सब पूछ लेता। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, केटू को किस नाम से जानते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, अमरावती स्तूप जो है आपका, वो आपका कहाँ में हो जाएगा? आपको पता है, वो आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है ना। अब नंदा देवी को भी देख लेते हैं, नंदा देवी आपका कहाँ में है? तो वो आपका यूके कह सकते हैं, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपका नंदा देवी पर्वत है। और कभी कभी पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, ये तो सभी को पता होगा, माउंट एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट कहाँ में स्थित है? तो वो आपका नेपाल में स्थित है। और उसकी लंबाई की बात करेगा तो उसकी लंबाई 8,848 मीटर है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? नेपाल में सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर अब आपका जीके खत्म हो गया है। ठीक है, तो जीके के 40 प्रश्न में से आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 40 में से कितना सही हुआ, 10 सही हुआ, 15 सही हुआ, 20 से। ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है, लेकिन अगली बार से आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम लोग सही कर पाए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं आपका गवाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग, आप लोग भी जल्दी जल्दी जवाब देने का कोशिश कीजिएगा कमेंट में हिंदी के 30 प्रश्न को। ठीक है, एवं इजी प्रश्न है, ज्यादा भारी आपका नहीं है। जैसे में उपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इजी सवाल है। उपकार का संधि विच्छेद से एक आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो उपकार का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? उप प्लस क्या होना चाहिए? कार होना चाहिए। उप प्लस क्या होना चाहिए? कार होना चाहिए। तो उप प्लस मिलके क्या बन जाएगा? उपकार बन जाएगा। उप प्लस कार मिलके क्या बन जाएगा? उपकार बन जाएगा। उसी प्रकार से कभी कभी विद्या प्लस आलय भी दे देता है, तो विद्या प्लस आलय मिलेगा तो क्या बनेगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये वाला भी डाल देता है। ठीक है, तो उप प्लस कार मिलके क्या बन जाएगा? उपकार बन जाएगा। ठीक है, चलिए, पहले आप एक क्लियर कर लीजिए कि संधि विच्छेद बनता कैसे। तो देखिए, जैसे में अ प्लस अ मिलता है, जब आप पढ़ेंगे, अगर पढ़े होंगे तो ठीक, अच्छी बात है। अ प्लस अ मिलेगा तो क्या बनेगा? आम मिलेगा। जैसे में यहाँ पर देखिए, प में अ आ रहा है, यहाँ पर अ मिला है, तो उपाकार हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से। और आ मिलेगा तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारा ऐसे है कि ई में ए मिलेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, वो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, आपका 2 नंबर सवाल है, ये वाला आपके कई बार बता चुके हैं, ये रिपीटेड है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, जो कभी नंबर है। ठीक है, आप लोगों को लिए ये मतलब क्या बोलते हैं, एकदम इजी सवाल है, आप लोग जवाब दीजिए इसका कमेंट में। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है कि नीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नीर शब्द का कौन सा ऐसा शब्द है? नीर का मतलब जल, पानी, ये सब होता है, और कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, नीर नीर को हम लोग जल भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं, सलील बोल सकते हैं, लेकिन पवन, हवा, उसको हम लोग नहीं बोल सकते। जल ये सब को हम लोग कभी हवा बोल सकते हैं नहीं ना। पर्यायवाची शब्द का मतलब है उस शब्द को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हवा नहीं होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि बालक ने फल खाया, वाक्य में कौन सा कारक है? बालक ने फल खाया, तो कारक आपको पता होना चाहिए। जैसे में कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर बालक ने
बालक ने, तो इसमें कौन-सा हो जाएगा? कर्ता ने। यहाँ पर कर्ता ने हो जाएगा, मतलब कौन-सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। आपका अगला प्रश्न है कि चतुराई शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब देखिए, प्रत्यय एवं उपसर्ग से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्यय मतलब है शब्द के पीछे लगने वाला शब्द। शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को हम लोग प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के आगे लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो चतुराई शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो चतुर प्लस में आई, चतुर प्लस में आई। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग प्रत्यय उपसर्ग को पकड़ सकते हैं। जो शब्द के पीछे लगेगा वो प्रत्यय, और जो शब्द के आगे लगेगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब है कठिन काम करना, कठिन काम करना, लोहे का चना चबाना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग फटाफट थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, जिससे कहा ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? जिससे कहा ना जा सके तो वह हो जाएगा अकथनीय। जिसको नहीं कहा जा सके वह अकथनीय। जिससे न देखा जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। जिसे न देखा जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? अदृश्य कहेंगे। जिसे कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अकथनीय कहेंगे। ठीक है, चलिए। अभी आपको ऊपर हम बता रहे थे कि कभी कभी डाल देता है कि रामायण के रचयिता कौन है। तो ये देखिए, यहाँ पर आ भी गया है एक सवाल। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल इजी सवाल है। रामायण के रचयिता कौन है? ठीक है, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए। आपका अगला प्रश्न है कि नीलिमा शब्द में कौन सा समास है? नीलिमा, नीलिमा। तो देखिए, सबसे पहले हम सभी शब्द को आपको समझा देते हैं। जैसे में द्वंद्व समास क्या होता है? तो बीच में आपका योजक चिन्ह लगा रहेगा, वो आपका द्वंद्व समास होता है। एग्जाम्पल में अगर समझाना चाहे तो माता पिता, माता पिता, ये बीच में आपका योजक चिन्ह लगा रहता है, तो वही आपका वैसे जिसमें रहेगा वो आपका द्वंद्व समास। तत्पुरुष क्या होता है? जिसमें दोनों शब्द प्रधान हो। ठीक है, जैसे में उसका अगर हम तोड़ते हैं, जैसे में नीली प्लस में माँ, तो नीली का भी अर्थ नीला हो जाएगा, माँ का भी अर्थ। तो यहाँ पर दोनों शब्द प्रधान है, यानी नीली माँ कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय समास, जैसे में किसी का कर्म को धारण किया हो, जैसे में नीलकंठ, नीलकंठ। और भी ऐसा बहुत सारा शब्द है जो कर्म को धारण किया होता है, तो वो आपका कर्मधारय समास हो जाता है। सी ऑप्शन है। भाववाचक का मतलब है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे में प्यार हो गया, उदासी हो गया, ये सबको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, मिठास हो गया, ये सब। ठीक है, चलिए। वह पुस्तक मेरी है वाक में सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता था, पुस्तक के बदले कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा है? वह प्रयोग हो रहा है। तो वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह आपका सर्वनाम हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अंधे अंधे एक मिनट। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या है? अचानक लाभ मिलना। जैसे में किसी को मिल गया 10,000 20,000 मिल गया, तो वही ना अंधे के हाथ क्या लग गया? बटेर लग गया। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बा 12 नंबर आपका सवाल है कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग कौन सा? अभी आपको ऊपर क्लियर किए थे उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो शब्द के आगे लगने वाले शब्द को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो अनु प्लस में शासन, तो ये में कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल उपसर्ग हो जाएगा, अनु प्लस में शासन। ठीक है, चलिए। आपका 13 नंबर सवाल है। ये वाला भी आपको हम अभी ऊपर समझाए थे कि बीच में जिसमें आपका योजक चिन्ह रहे, बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें योजक चिन्ह रहे उससे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिन रात कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता पूज्य, शुभ लाभ, शुभ लाभ, लाभ हानि, ये सब रहेगा, तो वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। 14 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बालक खेल रहा है, इसमें कौन सा काल है? मतलब बालक अभी खेल रहा है, मतलब अभी वर्तमान काल है, बालक खेल रहा है, कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को जो जवाब आ रहा है, जो सवाल का प्रश्न, मतलब जो प्रश्न का आपको आंसर पता है, आप उसका जवाब कमेंट में दीजिए, ताकि हमें भी पता चले आपने कितना प्रश्न को सही किया है। ठीक है, तो चलिए।
15 नंबर आपका सवाल है कि जो सब जगह विद्वान हो उसके लिए क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? जो सब जगह विद्वान हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो सब जगह विद्वान हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। देखिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले उपसर्ग प्रत्यय से तो आपका आएगा, मुहावरा से पूछ लेगा, लोकोक्ति हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। इस सब से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बीएसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि सूरज निकल आया, वाक्य में कौन सा क्रिया है? क्रिया का मतलब होता है काम करना। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। और ऐसे नहीं पकड़िएगा, तो क्रिया मतलब जिसके लास्ट में ना आए, ज्यादातर जो में ना आता है वो आपका क्रिया होता है। तो सूरज निकल आया, इसमें कौन सा निकलना आपका काम हो जाएगा? निकलना आपका क्या हो जाएगा? काम। निकलना नहीं, आया। आया मतलब आना, कोई चीज आना मतलब एक प्रकार का काम ही है। तो यहाँ पर निकल आया, ये वाला डी ऑप्शन दोनों आपका बिल्कुल से निकल आया, ये पूरा आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आया नहीं निकल आया, ये आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका 17 नंबर सवाल है कि मीठा बोलना किस प्रकार का विशेषण है? मीठा बोलना किस प्रकार का विशेषण है? तो विशेषण टोटल आपका मतलब 4 टाइप के होता है, मतलब 4 प्रकार का होता है, जिस चारों नाम आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला परिमाणवाचक, इसमें कोई भी चीज को तौल माप वाला होता है। संबंधवाचक, जिसमें किसी के संबंध जोड़ा जाए। संख्यावाचक, जिसमें कुछ संख्या रह जाए, जैसे में 4 5 कोई संख्या रह जाए। मीठा बोलना यह किसी का गुण बता रहा है कि वह व्यक्ति मीठा बोलता है, उसका गुण बता रहा है। तो यह कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 20 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीठा बोलना कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। आप इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। कमल नयन, कमल नयन कौन सा समास है? ऐसे बीच में तो आपका योजक चिन्ह डाल दिया है, नहीं तो कमल नयन आपका दूसरा जैसे में दूसरा आपका हो जाता है। ठीक है, लेकिन बीच में योजक चिन्ह डाल दिया है तो आपका द्वंद्व समास हम लोग इसको सही करेंगे। क्या सही करेंगे? द्वंद्व समास का सही करेंगे, क्योंकि बीच में आपका योजक चिन्ह डाल दिया है। कौन सा चिन्ह डाल दिया है? योजक चिन्ह आपका डाल दिया है। तो आप इसे याद रखिएगा, बीच में जिसमें योजक चिन्ह पड़ जाए वो आपका द्वंद्व समास कन्फर्म है। ठीक है, भले वो शब्द भले कुछ और हो रहा है, लेकिन आपका बीच में अगर योजक चिन्ह है तो वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए 19 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। श्रवण शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा? तो तद्भव हम लोग किसको कहते हैं? तो हिंदी के बिगड़े हुए रूप को या तत्सम के बिगड़े हुए रूप को, मतलब जैसे में इसको तद्भव को हम लोग कैसे समझेंगे? तो देखिए जैसे में मान लीजिए जैसे में हम लोग किसी को विकलांग बोलते हैं, विकलांग। तो ये विकलांग आपका तत्सम हो जाएगा। विकलांग आपका क्या हो जाएगा? तत्सम। लेकिन इसको तत्सम में हम लोग क्या बोलेंगे? लंगड़ा बोलेंगे। इसी यही आपका तद्भव होता है। संस्कृत मतलब इस तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। ठीक है, जो बिगड़ गया रूप है वो आपका तद्भव। जैसे विकलांग तो शुद्ध रूप हो गया, लेकिन हम लोग इसको क्या, तो लंगड़ा, तो ये आपका तद्भव। उसी प्रकार से श्रवण, श्रवण का मतलब क्या होता है? श्रवण आपका तत्सम हो जाएगा, एकदम शुद्ध रूप हो जाएगा। और उसका तद्भव रूप सुनना, सुनना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 20 नंबर सवाल है कि मित्र शब्द का विलोम क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट है कि मित्र का उल्टा क्या होगा। ठीक है, तो मित्र का उल्टा क्या होगा? शत्रु हो जाएगा ना। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शत्रु उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, वाक्य किस प्रकार का है? भारत मेरा देश है, यह कौन सा वाक्य है? बताइए, भारत मेरा देश है कौन सा वाक्य है? तो भारत मेरा देश है प्रश्नवाचक तो हो नहीं सकता है, विस्मयादिबोधक हो नहीं सकता है, ये विधानवाचक है। कौन सा वाचक है? ये विधानवाचक है। आप इसे याद रखिएगा। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो वाक्य में कौन सा अवयव है? कौन सा अवयव है? तो जैसे बोलना तो आपका ये क्रिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पहले अलग कर देते हैं। सदा हमेशा ये आपका दूसरा हो जाएगा। सत का मतलब विशेषण बता रहा है। तो यहाँ पर वाक में नहीं है, इसमें वाक में आपका कोई अवयव नहीं है। तो डी ऑप्शन आप लोग क्या कर दीजिएगा? बिल्कुल करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर आपका क्या है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है? पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ, माने पानी पानी होना मतलब स्नान करना नहीं, लज्जित होना। पानी पानी हो गया मतलब लज्जित हो गया। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
चलिए 24 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कर्म शब्द का संधि क्या होगा। कर्म का संधि क्या होगा? अगर हम लोग ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो कोई भी ऑप्शन में आपका कर्म नहीं है, यानी कर्म आपका संधि होगा ही नहीं। अगर इसका संधि विच्छेद आप करना चाहेंगे, ऐसे भले आप कर्म प्लस म कर देंगे, लेकिन इसका कोई भी संधि विच्छेद नहीं होगा। ये बात को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जैसे विद्यालय का विद्या प्लस आलय हो जाता है, वैसे कर्म का कोई भी संधि विच्छेद नहीं होगा, ठीक है। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि जो दूसरों का भला करे उसके लिए सही शब्द क्या है? जो दूसरों का भला करता है उसके लिए सही शब्द क्या हो जाता है? परोपकारी हो जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो दूसरों का भला करे उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? परोपकारी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 25 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि नदी बह रहा है, मतलब अभी बह रहा है, समान वर्तमान काल। जो अभी बह रहा है उसको समान वर्तमान काल, तो नदी बह रही है तो वो समान वर्तमान काल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 26 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर आपका प्रश्न है स्वदेश शब्द में कौन सा समास है? स्वदेश शब्द में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो स्वदेश में देखिए, जैसे में द्वंद तो आपका क्लियर हो चुका है, तत्पुरुष आपका सही हो चुका है। अब बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में भगवान का ज्यादातर नाम आता है। तो स्व प्लस में देश, यहाँ पर दोनों का अर्थ हो रहा है। स्व प्लस में देश, स्व का मतलब अपना, देश का मतलब देश, तो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 28 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसका अर्थ क्या है? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसका अर्थ क्या होगा? दूध का जला मतलब छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ जो होगा, जैसे में डरपोक होना तो कभी नहीं होगा, चालाक होना, अत्यधिक साहसी होना नहीं, अनुभव से सतर्क होना, मतलब जैसे में हमको लग रहा है कि नहीं खतरा है तो हमको सतर्क हो जाना है, इस यही बात है, ठीक है। तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका 29 नंबर सवाल है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का आपका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है। कवि का क्या होता है? कवित्री होता है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी को पता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आपका 30 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, एकदम कह सकते हैं या VBI है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाता है? तो जो हिंदी की भाषा है वो आपका देवनागरी लिपि है। कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 31 नंबर आपका सवाल, अच्छा यहाँ पर अब आपका खत्म हो गया ना। अब चलिए, अब इसके बाद अब पहले जवाब दीजिए तो आप लोग फटाफट कि हिंदी में से आप लोग का 30 क्वेश्चन में से कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में जवाब दीजिए। अब हम आप लोग को क्या करवाने वाले हैं? अब आप लोग को मैथ हम लोग करवाने वाले हैं, गणित करवाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा BSSC में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, 45% का x बराबर 27 है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं और कैसे बनेगा ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 45% है, तो सबसे पहले हम लोग 45%, अब 45% है तो प्रतिशत कितना का होता है? 100 का, तो 45/100 हो जाएगा। का है तो का कर दीजिएगा, x बराबर में 27 है, 27। अब अगर आप इसका हल करते हैं तो जो भी आंसर आएगा वही राइट आंसर होगा। तो ठीक है, बराबर में आप जो सामने सामने रहता है आप उसको कट कर सकते हैं। जैसे में ये आपका कटेगा 3 से 45 कितना बार में कटेगा? 15 बार में। 15 तिया 45 और 3 से कितना बार में कटेगा? 9 बार में। अच्छा 3 से कितना बार में? 9 बार में कटेगा। फिर से हम काटते हैं 3 से 5 बार में और 3 से 3 बार में। अब नहीं कटेगा, ये 5 से हम लोग 100 काट देते हैं 20 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x बराबर 20 गुने 20 मल्टीप्लाई 3 होगा तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, ठीक है। चलिए आपका 2 नंबर सवाल है कि किसी संख्या का एक एक ऐसा क्वेश्चन आपके BSSC के लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं कंफर्म है। एक क्वेश्चन कंफर्म कर लीजिए, ऐसा एक प्रश्न सेम इसी लेवल का इस बार के एग्जाम में आएगा। आएगा नहीं, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है BSSC का, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, किसी संख्या का 25% बराबर 180 है। मान लीजिए कोई संख्या है जिसको हम लोग मान लेते हैं, कोई संख्या आपका x है, उसका 25%, तो 25 बटा हम लोग क्या कर देते हैं? 100 बराबर
बराबर में आपका 180, किसी संख्या का 25% बराबर 180 है, तो संख्या क्या होगा? तो देखिए 25 चौक 100 आपका हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब तिरछा तिरछी रहता है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा गुना हो जाता है, तो x बराबर आपका 18 चौक 720 हो जाएगा ना? हाँ, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आपका 3 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 2 संख्याओं का अनुपात, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुपात समानुपात से एक प्रश्न पूछा जाता है कि 2 संख्या का अनुपात 3:5 है एवं उनका अंतर 40 है, तो बड़ी संख्या क्या है? 2 संख्या का अनुपात आपका दिया है, जैसे में 2 संख्या मान लीजिए कि 3:5 तो दिया है, तो इसको हम 3x और 5x के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात को हम लोग x के रूप में लिखते हैं, और इसका अंतर आपका कह रहा है, अंतर आपका 40 है। तो 5 में से मतलब हम लोग 5x को पहले लिखते हैं, लेकिन हम लोग बाद में लिख दिए हैं, तो आप सीधा घटाइएगा। 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, और 2x बराबर 40, तो ये कटेगा, तो x बराबर आपका कितना जाएगा? 20। x का मान आपका 20 आया। इसमें बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या आपका कितना है? 5x है। तो 5 और x का मान आपका 20 आया, तो 5 गुना में है तो गुना 20, तो 5 गुना 20 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करते हैं ये वाला समझ में आया, आपको आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, आपके लिए मैथ का स्पेशल क्लास लाएंगे। ठीक है, चलिए। आपका 4 नंबर प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु 20% लाभ पर 960 रुपया में बेचा गया। मान लीजिए कि कोई वस्तु 20% के लाभ पर 960 रुपया में बेचा गया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मान लीजिए कोई वस्तु है 960 रुपया का है, तो सबसे पहले 960 रुपया लिख देंगे। ठीक है, क्लियर कीजिए। और 20% के लाभ पर बेचा गया, मतलब उस वस्तु का कीमत कितना है? 20% है, मतलब 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो 20% के लाभ पर है, तो कितना? 120 हो जाएगा ना? 120 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर गुना 100 कर दीजिएगा, और 20% का लाभ है, तो कोई भी चीज आपका 100% का होता है, तो 100 और 20% का लाभ, तो 120 आपका हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा आपका, चाहे एक जीरो से एक जीरो इधर भी काट सकते हैं। अब 12 अट्ठे 96, मतलब 80 बार में ये कटेगा। 80 गुना 10 तो 800 इसका राइट आंसर होगा। मतलब कुछ किसी चीज को 20% का लाभ पर बेचेंगे, अगर वो 960 रुपया का मतलब बेचा गया, तो क्रैमल पूछ रहा है, तो क्रैमल बराबर ऐसे हम लोग निकालते हैं। एक ट्रिक आपका है, नहीं तो फॉर्मूला इसका होता है क्रैमल बराबर विक्रैमल इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 होता है। इस फॉर्मूला पर आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। आपका 5 नंबर सवाल है, हालाँकि ऐसा एलसीएम तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम बता देते हैं किस लेवल का एलसीएम पूछा जाता है। एलसीएम एचसीएफ है, यानी लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक से ये क्यों रहता है? तो देखिए, ये बट्टा वाला पूछता है, जैसे में 3/4 और 2/3 का एलसीएम क्या होगा? ऐसा प्रश्न पूछता है कि 3/4 और 2/3 का एलसीएम कैसे होगा? तो ये मतलब भिन्न का लसाअ निकालने के लिए रहता है। ठीक है, तो भिन्न का लसाअ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जब मतलब लसाअ निकालने के लिए कहेगा, तो ऊपर वाला संख्याओं को लसाअ निकाल दीजिए, और नीचे वाला संख्या को मसा, मतलब जो निकालने के लिए आपको कहे, ऊपर वाला को वही निकाल देना। जैसे हम लसाअ निकालने के लिए कहे, तो ऊपर वाला को लसाअ और नीचे वाला को मसा। अगर मसा निकालने के लिए कहे, तो ऊपर वाला को मसा और नीचे वाला को लसाअ, मतलब उसका ऑपोजिट। ऊपर वाला जो चीज निकालने के लिए कहेगा, अंश को आपको वही करना है, ऊपर वाला को वही निकालना है। जैसे में 3 दूं का आपका लसाअ निकालेगा, लसाअ निकालने के लिए, तो 6 आ जाएगा, और 4 3 का मसा कितना हो जाएगा? 1, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से लसाअ और मसा को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि ये आएगा नहीं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ऐसा मतलब कभी कभी डाल देता है। ठीक है, 375 लिखा हुआ को किस संख्या से गुना करने पर 2250 प्राप्त होता है? मतलब 375 को किस संख्या से हम लोग गुना करेंगे कि 2250 प्राप्त होता है? 375 को हम लोग 2250 से काटेंगे, तो कितना बार में कटेगा बताइए? तो हाँ, 6 बार में ये शायद आपका कट जाएगा, 6 बार में, तो x बराबर 6 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आपका 7 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी संख्या का 40% बराबर 320 है, तो संख्या क्या होगा? मान लीजिए कोई संख्या आपका है x है, उसका 40%, तो 40/100 हो जाएगा, प्रतिशत का बराबर में 320 है। ठीक है, तो 40 से 320 काटेगा, तो कितना बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा, तो x बराबर आपका राइट आंसर 800 हो जाएगा। x बराबर राइट आंसर 800 हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि 3:7 बराबर 1:28 है, तो x का मान, हाँ, ये सवाल आपके इस बार के एग्जाम में आ सकता है। एकदम सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब इसको हम लोग बनाना सीखते हैं। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे में 3:7 है, तो 3/7 लिख सकते हैं। अनुपात को हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3:7 हो जाएगा।
और इधर बराबर में 1/28 है, तो 1/, इसको हम लोग 28 लिख सकते हैं। तो 7 से 28 कटेगा कितना बार में? 4 बार में कटेगा। 7 से 28 आपका कितना बार में कटेगा? 4 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x बराबर तो कुछ नहीं, तो x बराबर 3 में 4 से मल्टीप्लाई होके कितना आएगा? 12 आएगा। यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। जैसे में ये वाला देख लीजिए कि एक संख्या का 15% बराबर 75 है, तो संख्या क्या होगा? मान लीजिए कोई संख्या है, उसका 15% है। अभी हम आपको ऊपर भी सॉल्व करके बताए थे, बराबर में 75 3 बार में, तो x बराबर में 300 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। फटाफट हम लोग करेंगे। ये वाला डबल ऐड हो गया। हाँ, साधारण ब्याज से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू समय गुना दर बटा 100। मतलब इसको हम इंग्लिश में सबको लिख दे, पी का मूलधन, आर को रेट, टी को समय, बटा में 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो पी आपका कितना है? 800 है, और दर कितना है? 10% है, और समय आपका कितना है? 2 है। अब बट्टा में आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 8 गुना 10 कीजिएगा 80, 80 में 2 से गुना कीजिएगा 160 हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 16 नंबर आपका सवाल है, जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है एवं सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, ठीक है, कोई वस्तु है उस उसका अंकित मूल्य आपका 500 रुपया और 10% का छूट दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपका 500 रुपया है, ठीक है, उस पर 10% का छूट दिया जा रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर फटाफट। 500 है, उस पर 10% का छूट दिया जा रहा है, तो कोई भी चीज 100% का होता है, तो 10% का छूट दिया जा रहा है, तो 100 में 10 घटेगा तो कितना आएगा? 90। अब प्रतिशत कितना का होता है? 100 का। तो डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे तो 5 गुना 9 कीजिएगा 45, 45 पर 1 जीरो, यानी 450 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं। एक दो और सवाल बचा है मैथ का, ठीक है। 1:y बराबर 4:9 है, और प्लस में अगर इसी को हम कर देते हैं तो 39 है, तो x का मान क्या होगा? तो 1:y है, तो x बटा हम लोग 4 ऐसे कर सकते हैं, और इसको 4/9 के रूप में इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हल हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर x + y बराबर 39 दिया है, तो x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 39 माइनस क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। x, अच्छा, x बराबर हम लोग y बराबर निकालते हैं। y बराबर निकालेंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा, क्योंकि x का मान पूछ रहा है, तो y बराबर 39 माइनस x हो जाएगा। तो जहां पर y है वहां पर हम लोग 39 माइनस x दे देंगे, तो x बराबर यहाँ पर हम लोग करेंगे अगर, तो 39 माइनस x हो जाएगा। अब बराबर में 4/9 हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ना, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अपना थोड़ा सा दिमाग देना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे, तो 9x हो जाएगा। इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका माइनस में 4x आपका आ जाएगा। पहले 4x को कर देते हैं, और इधर में 39 चौका आपका कितना? 9 चौक 36, 9 चौक 36, और 12 3 15, 156 आ जाएगा। इधर से जाएगा तो 9 4 13 x हो जाएगा। 13x बराबर 156। आप काट कूट कर इसका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है वर्गमूल से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि 144 का वर्गमूल। तो और इतना तो ये सिंपल है, ऐसा आएगा नहीं सिंपल इतना, फिर भी हम लोग देख लेंगे। 144 का वर्गमूल आपका 12 होता है। कम से कम आपको 20 तक वर्गमूल पता होना चाहिए। जैसे में आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि √1681 का वर्गमूल क्या होगा, इसका हल क्या होगा? तो 1681 किसका होता है? एक 41 का होता है। मतलब थोड़ा टफ लेवल का पूछ देता है, ठीक है। जैसे में कभी कभी 91 वाला का भी पूछ देता है, 99 का, 9801 भी कभी कभी, ये 9801 भी पूछ देता है, तो 9801 आपका 99 का वर्गमूल होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लेंगे अगर आप चाहते हैं। मतलब मात्र 99 रुपया को आपका पीडीएफ दिया जाएगा, जिसमें आपका मैथ, हिंदी, जीके सभी बीएसएससी का रहेगा। अगर आप उससे तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में एकदम सिलेक्टेड प्रश्न आएगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमको पीडीएफ चाहिए, और आप डेमो भी देख सकते हैं, आपको डेमो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यहाँ तक क्लास देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। जय हिंद।